दीजिए, स्टार्ट कर दीजिएगा। अब शुरू कर सकते हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है प्रस्तावना, और दूसरा है संविधान हमारी निर्माताओं की आवाज जा भूल। रही है ब्रजेश जी? जी बाबा जी, आवाज आ रही है। बोलूं? जी, मुझे लगता है शायद बाबा जी का माइक बंद होगा उधर से। अच्छा, ठीक है। चलिए, आप बताइए। हाँ, तो इन दो विषयों पे आज हम बात करेंगे। जो पहला कोटेशन है वह है 2080। वह कहता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है, और समानता जो राजनैतिक और प्रशासनिक माध्यम से लाने का प्रयास किया जा रहा है वह घातक है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा इस कोटेशन में कहा गया है कि समानता की जगह अगर स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो शब्द जोड़े गए। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें इंदिरा सरकार ने यह शब्द जोड़े। अगर देखा जाए तो ये जो दो शब्द जोड़े गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कारण यह है कि जब हमने प्रस्तावना में अपने बहुमत का उपयोग कर ये दो शब्द जोड़े, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम ऑफिशियली या राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी व्यवस्था में बदल रहे हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो मेरा मानना है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। धर्म से यहाँ मतलब इस्लाम, ईसाइयत, सिखिज्म से नहीं है। धर्म का यहाँ मतलब जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं। भारत जैसा धर्म प्रधान देश में अगर हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। रही बात समाजवाद की, अगर समाजवाद लाना ही है तो सामाजिक उपायों से लाया जाए। संवैधानिक और राजनीतिक उपायों से आने का क्या औचित्य है। दूसरा कोटेशन जिस पे हमें बात करनी है वह है 2082। यह कोटेशन कहता है कि हमारे यहाँ जो अधिकांश अव्यवस्था है उसका कारण भारत का वर्तमान संविधान है। इसके अलावा यह कोटेशन यह भी कहता है कि भारत का संविधान संसार का सबसे अनुपयुक्त संविधान है। यह बात हो सकता है कि सुनने में अजीब लगे, बहुत लोगों को ये बात खराब भी लगेगी, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तटस्थ होकर इन बातों पर गौर करें तो इसमें दम है। पहली बात,
जो हमारा संविधान है वह बहुत बड़ा है। अगर हम पूरे संविधान की हम बात करते हैं तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2025 तक 110 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा संविधान रहेगा तो दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात, संविधान की जो भाषा है वह द्विअर्थी है। इसे जो संविधान विवेता हैं या हमारे कानून के जानकार हैं, वह अपने अनुसार इसकी व्याख्या करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ये बात होती है कि एक ही फैसले को हाई कोर्ट कुछ और कहता है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, या जो एक ही धारा है उसको कई तरह से व्याख्यायित किया जाता है। तो ये इसका दोष है। इसके अलावा इसने वर्ग विद्वेष बढ़ाने के उपाय ये हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था है या महिला आरक्षण है। इससे वर्ग विद्वेष ही फैलता है। इसमें जो हमारे परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे परिवार, व्यक्ति, गांव, उसको बाहर कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी कमी है या खामी है हमारे संविधान की। इसके अलावा इसने समाज के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान जो है वह कहीं ना कहीं वह खामियों से भरपूर है और ये सही नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो तीसरा कोटेशन है वह कहता है कि जो भारतीय संविधान में बिना सोचे समझे अनेक प्रकार के जो अनावश्यक बातें थी उनको शामिल कर लिया गया और स्व निर्णय और संपत्ति जो अधिकार थे उसको बाहर कर दिया गया। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु जो स्व निर्णय का अधिकार है या संपत्ति का अधिकार है, इसके अलावा समाज को प्राथमिकता देनी है, पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, ये जो बातें हैं वह हमारे संविधान को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। उसे खामियां हैं जिसके कारण यह संविधान सही नहीं है, या अगर सही है भी तो इसमें खामियां हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, संगठन ऐसी हो ही नहीं सकती कि इसमें अवगुण न हो, इसमें खामी न हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी हम इसकी खामियों पर बात करते हैं तो हमें अनुवादी, श्रेष्ठतावादी कहकर हमें नीचा दिखाया जाता है। जो चौथा जो है वह है कि जो संविधान की अनिवार्यता है कि वह व्यवहारिक हो, आदर्शवादी नहीं। देखिए, एक बात
माननी पड़ेगी कि जो हमारा संविधान है वो उसमें आदर्शवाद तो है, आदर्शवाद उसमें कुट कुट कर भरा हुआ है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। कारण यह है कि यह संविधान इतना लेंदी है, इतना जटिल है, यही समस्याओं की जड़ बन जाती है। एक ही अनुच्छेद के कई व्याख्याएं हो सकती हैं। इसके कारण लोग समझ नहीं पाते कि क्या होगा। तो ये बातें जो है कि व्यवहारिक होनी चाहिए। देखिए, जीवन में अगर हम उच्च आदर्शवाद को स्थापित कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम में हीन भावना आएगी, हम कुंठा के शिकार होंगे। इसीलिए व्यक्ति को जो अपने सिद्धांत हैं उसको व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि वह उसे पूरा कर सके। यह नहीं कि उच्च मानदंड स्थापित कर दिए, हम में कुछ क्षमता ही नहीं है। हमारा जो संविधान है इसमें यही समस्या है। जो पांचवा है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर एक दिक्कत यह है कि जो जो विधायिका को काफी अधिकार दे दिए गए, और और यही नहीं, जो राष्ट्रपति है उसके अधिकारों को इतना सीमित कर दिया गया कि आज के समय में वो रबर स्टैंप है, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो इससे जो कमियां आई हैं उससे हमारी व्यवस्था को चोट पहुंचती है। एक बात जान लीजिए, कानून में खराबी नहीं होती, कानून के एग्जीक्यूशन में खराबी होती है। भ्रष्टाचार कानून में नहीं होता, भ्रष्टाचार कानून के क्रियान्वयन होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में दोष है। एक बात इसमें और कहना चाहिए कि जो विधायिका है उसका जो कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण है, तो उसको इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसी छूट का परिणाम है कि ये समस्याएं आ रही हैं। जो अंतिम कोटेशन है वह यह कहता है कि यह जो कर्मचारियों का वेतन भत्ता है यह उसके बारे में बात कर सकता है। हमारे यहाँ यह माना गया है कि जो कर्मचारियों का वेतन भत्ता है वह कम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है कि कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता है उसको कम किया जा सकता है, या कम किया जाना चाहिए। कारण यह है कि ये जो वेतन भत्ते हैं ये जनता के पैसे से आते हैं। अगर राष्ट्र आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तो हमें लोगों के जो वेतन भत्ते हैं उसमें कटौती करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। इस पे मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं।
चलिए मैं इसमें से दो तीन विषयों पर मैं अपनी बात रख देता हूँ। एक तो ये जो लिखा गया है, किसी संविधान की अनिवार्यता होती है, वह व्यवहारिक हो, आदर्शवादी नहीं। तो लगभग पूरी दुनिया की ही ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि दुनिया में चाहे समाज की बात की जाए या हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की बात की जाए, यहाँ पर आदर्शों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और हमारे आदर्श कौन है? तो हमारे आदर्श ऐसे महापुरुष हैं जो बहुत उच्च कोटि के रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति के लिए देखा जाए तो उन आदर्शों को, उन बेंचमार्क को छू पाना भी लगभग असंभव दिखाई देता है। अर्थात वो आदर्शवादी तो हैं, किंतु हर व्यवस्था में व्यवहारिक नहीं हो सकते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं और व्यवस्था की बात करते हैं, तो व्यवस्था का आधार आदर्शवाद नहीं होना चाहिए। आदर्शवाद जो है वह समाज में हो सकता है। अगर समाज किसी को अपना आदर्श मानता है या किसी आदर्श व्यवस्था को अपनाता है, तो समाज को यह अधिकार है, समाज अपनी आदर्श व्यवस्था बना सकता है। लेकिन जब संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था आदर्शवादी ना होकर के व्यवहारिक अधिक होनी चाहिए। अर्थात मेरे दृष्टिकोण में समाज यदि आदर्शवादी होता है या आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान या व्यवस्था जो है वो उच्च आदर्शवादी सिद्धांतों पर चलती है और अव्यवस्था फैलाती है, तो मुझे लगता है इससे आदर्शों का पतन ही होता है, न कि और अधिक सभ्य या सामाजिक लोग समाज में बनते हैं। अर्थात जब सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए तो सैद्धांतिक धरातल पर वह सफल हो, किंतु व्यवहारिक धरातल पर यदि संविधान या कोई भी व्यवस्था असफल हो, तो वो कभी लागू नहीं की जा सकती है। इसका ये भी एक अर्थ है कि सिद्धांत और व्यवहार, यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, दोनों में बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया, तो यह अत्यधिक उच्च आदर्शवादी सिद्धांतों के ऊपर बनाया गया। किंतु भारत की जो परिस्थितियां थी, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को इसने जो है तोड़ कर रख दिया। और कारण सिर्फ एक दिखाई देता है कि यह अव्यवहारिक था। तो आदर्शवादी हो और अव्यवहारिक हो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इनका गैप जो है वो कम करने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं कि संविधान ने विधायिका को कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार दे दिए, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो कार्यपालिका में जो लोग हैं, जो मंत्री पद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये कहाँ से निकले हैं सारे? तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग पदों पर नियुक्त रहता है। वो एक ही समय में मुख्यमंत्री भी है, उसी समय में विधायक भी होता है, वह उसी समय में जो है देश का प्रधानमंत्री भी है, और प्रधानमंत्री रहते रहते ही वह व्यक्ति वाराणसी से सांसद भी है। तो एक ही साथ वह व्यक्ति जो है विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है। अर्थात विधायक या सांसद होते समय तो वो व्यक्ति जो है विधायिका का अंग होता है। वही व्यक्ति जब मंत्री पद का ग्रहण करता है, चाहे वो जो प्रधानमंत्री हो या उसके साथ अन्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, वो सारे मंत्री पद जैसे ही ग्रहण करता है, तो मंत्री होते साथ ही वह कार्यपालिका का भी अंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई देता है, यह आदर्श स्थिति तो नहीं है। और इस परिस्थिति में कार्यपालिका का गुलाम होना तो निश्चित है। हम जो विभाग देखते हैं, जो भी अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं, उन मंत्रालयों में एक चीफ सेक्रेटरी होता है। उस चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी जो है एक मंत्री बैठा रहता है। और जब मंत्रालय होगा तो मंत्रालय जो है अपना वोट बैंक भी सोचेगा, मंत्रालय जो है वह भ्रष्टाचार भी सोचेगा। क्योंकि मंत्रालय में जो भी व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, वो मंत्री तो जो है वो हो सकता है कि पार्टी के द्वारा चुना गया, लेकिन जब वो विधायक या सांसद बनता है, तब वह जनता के द्वारा चुना जाता है। और जनता के द्वारा जब चुना जाता है तो वहां पर वोट बैंक रहता है, फिर वहां पर भ्रष्टाचार भी करना पड़ता है, वहां पर जो है पैसा भी पानी की तरफ बहाना पड़ता है। अर्थात एक ऐसी इकाई जिसको चुनाव लड़कर के जाना है, और दूसरी एक ऐसी इकाई जिसको चुनाव लड़कर के नहीं जाना है। अगर वही व्यक्ति जो चुनाव लड़कर जा रहा है, वही व्यक्ति दूसरी इकाई में चला जाता है, तो वो मंत्रालय सिर्फ लूट का मंत्रालय रह जाते हैं। अर्थात चुनाव लड़ने का जो पैसा आता है इनके पास, वो कहाँ से आता है? तो वो सारा पैसा अलग अलग मंत्रालय से आता है।
इसमें से कुछ इन्होंने मुख्य मंत्रालय बना रखे हैं जो हम मानते हैं सरकार के पास होना चाहिए। जैसे हम वित्त की बात करें, विदेश की बात करें, ये सारे वो मंत्रालय हैं जो सरकार के पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप सारे के सारे मंत्रालय इन्हीं के पास दे देंगे, आप सड़क का काम दे देंगे, आप जो है कपड़े का काम दे देंगे, आप बिजली का काम दे देंगे, सारे मंत्रालय इनके अधीन दे देंगे, तो उसको तो चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा मंत्रालय से आता है। और मंत्रालय जो है बाद में वो एक तरह से कमीशन बांध देता है कि आप इतना 100 करोड़ का कमीशन, 50 करोड़ का कमीशन हर महीने जो है होटलों से, पुलिस वालों से, या रंगदारी से, या फिरौती से, या भ्रष्टाचार से, या कहीं से भी लेकर के आइए, आपको इतना जो है जमा करना है। तो ये ऊपर से नीचे तक सारे सम्मिलित हो जाते हैं और इनके बीच एक ही कड़ी है, और वो है केवल, और जो जो केवल एक कड़ी दिखाई देती है, वो दिखाई देता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग पदों पर स्थापित है। तो ऐसे में कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी नहीं, और स्वतंत्र नहीं रहेगी कार्यपालिका, तो विधायिका के अधीन उसको भ्रष्टाचार करना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसीलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहां कार्यपालिका स्वतंत्र हो। कार्यपालिका की जो सीधे जवाबदेही है वह संविधान के प्रति हो सकती है, वह समाज के प्रति हो सकती है। लेकिन यदि हम ये कहें कि कार्यपालिका सीधे विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि दोनों अगर साथ मिलकर के लूट करते हैं, तो विधायिका तो सारा दोष कार्यपालिका पर डाल करके बच निकलती है, और कार्यपालिका पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में संविधान की तीनों इकाइयां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के प्रति ही जिम्मेदार होती हैं। अगर कार्यपालिका को हम ये मानकर चले कि वह समाज के प्रति जिम्मेदार ना होकर के विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, तो ये ठीक स्थिति नहीं होगी। और दूसरा, जो मंत्री पद चुने जाते हैं, तो मंत्री पद किस प्रकार से चुने जाते हैं वो हम सभी जानते हैं। उसमें करोड़ों रुपया दिया जाता है, और जब इतनी फंडिंग की जाती है तो जाहिर सी बात है उसको किसी ना किसी तरीके से वसूला जाएगा। मैं ऋषिकेश की ही बात करूं, यहाँ ऋषिकेश में 1800 करोड़ का बजट जो है पास किया गया। तो 1800 करोड़ का जब बजट पास किया जाएगा, तो उसमें जो बाकी जो पास करवाने लोग हैं, क्या वो उसमें से अपना 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए का कमीशन नहीं लेंगे? क्या इसके लिए वो लोग अपने मेयर की, या अपने विधायक की, या अपने पार्षदों की नियुक्ति करवाने का प्रयास नहीं करेंगे? और उसके लिए जो पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा यहीं से आता है, मंत्रालयों के माध्यम से। इसीलिए इसको तो सेपरेट करने की आवश्यकता है। जो पांचवा बिंदु कहा गया है संविधान में, यह बात अनावश्यक रूप से छिपाई गई। राज्य अपने कर्मचारियों का वेतन भत्ता कभी भी कम नहीं कर सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर संविधान सभा बन जाए, तो चाहे संसद का वेतन हो, या कर्मचारियों का वेतन हो, या वेतन संबंधी जितने कार्य हैं, इसमें पूरी की पूरी विधायिका का हस्तक्षेप, संसद का हस्तक्षेप, सदन का हस्तक्षेप समाप्त हो जाना चाहिए। ये काम पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए संविधान सभा के अधीन। और यदि इसमें जनमत संग्रह होता है, कभी जो है वेतन बढ़ाने की बात आती है, तो तीनों इकाइयां आपस में चेक एंड बैलेंस कर सकती हैं। चाहे वो संविधान सभा हो, संसद हो, या राष्ट्रपति हो, इन तीनों में चेक एंड बैलेंस से अगर वो सहमति से प्रस्ताव पारित होता है, तब तो ठीक है। अन्यथा उस पर जनमत संग्रह भी किया जा सकता है, लेकिन अंतिम अधिकार संसद को नहीं दिया जा सकता है। संसद की तुलना में अगर यह अधिकार संविधान सभा को चला जाता है, तो मुझे लगता है कि अधिक उचित रहेगा। क्योंकि दो अलग अलग इकाइयां रहेंगी, तो दोनों के बीच में संघर्ष भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है, इसलिए वेतन को बढ़ाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जिस इकाई को आपने कानून बनाने का अधिकार दिया है, उसी को संविधान संशोधन का अधिकार दिया है, तो वो अपना मनमाना वेतन बढ़ाते हैं। और यदि मूल्य वृद्धि के आधार पर वेतन बढ़ा सकते हैं, तो फिर उसके आधार पर वेतन घटाया क्यों नहीं जाता है? भले ही आप और सेक्टर में देखेंगे, वहां पर आपका वेतन प्रभावित हो सकता है, आपकी जवाबदेही है, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको बाहर किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी कोई जिम्मेदारी तो दिखाई नहीं देती है। और उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण भी यही है कि उस जॉब को इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है कि एक एक जॉब के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपया की वहां पर जो है घूस ली जा रही है। अगर इतने बड़े स्तर पर घूस ली जाएगी, तो उस पर पद पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करेगा ही कि वो उस पैसे को रिकवर करे। तो ऐसे में अगर कार्य के आधार पर या क्षमता के आधार पर अगर वृद्धि होती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर क्षमता घट जाती है, कार्य क्षमता उस अनुकूल नहीं रहती है, तो वहां पर अगर वेतन को वृद्धि की जा सकती है, तो कमी भी की जा सकती है। ऐसा कोई भी इन लोगों ने जो है उसमें नियम नहीं बनाया है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके पास ये अधिकार ही नहीं होना चाहिए
यह अधिकार किसी भी अन्य तीसरी इकाई को दे दिया जा सकता है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। अपने सुधीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, अगर बोलना चाहेंगे तो बताइएगा जब बोलना होगा। जी। ठीक है। आचार्य जी, माता प्रसाद जी, मोहन जी, सोहन जी, वैदराज जी, कोई भी साथी शुरू करे। या राकेश जी कुछ रखना चाहें तो राकेश जी आप रखें। आदरणीय जी, सबको नमस्ते। मैं थोड़ा इस जी विषय पे बताइए। रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं। स्वतंत्र व्यक्ति का मूल अधिकार है। ये तो सही बात है कि स्वतंत्रता मूल व्यक्ति का अधिकार है, मगर वो हर जगह स्वतंत्र नहीं है। वो किसी के निजी जीवन का हनन नहीं कर सकता है। वहां पर उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता रहती है। धर्म धर्म को समाजवाद शब्द बाद ये तो हाँ, ये संविधान में धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द इंदिरा गांधी के सामने संविधान में मिला दिए गए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक और मैं पांचवे पे बोलना चाहता हूँ। पांचवे वाले संविधान में बात अनावश्यक रूप से छिपाई गई कि राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ता कभी भी कम नहीं कर सकता। यहाँ मूल्य वृद्धि के आधार पर वेतन बन बढ़ाया जा सकता, तो मूल्य कमी के आधार पर घटाया भी जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। परंतु हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कर्मचारियों के वेतन भत्ते हमेशा बढ़ते रहते हैं। और छठा लग गया, सातवां लग गया, अब हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान लगेगा, जिसमें बहुत सारा वेतनमान बढ़ेगा। उसका दबाव जो रहेगा आम जनता पे रहेगा, मगर आम जनता की कोई आमदनी नहीं बढ़ेगी। महंगाई, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी। बाकी के साथी बताएं। जी भैया जी नमस्कार। जी बताइए। व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन एक निश्चित शर्तों के साथ। समाज की जो परंपराएं हैं, अर्थात सामाजिक नियमों के बंधन से वो स्वतंत्र है कि वो सामाजिक व्यवहार के हिसाब से वो अपना व्यवहार कर सकता है, किसी दूसरे की स्वतंत्रता में दखल दिए बिना। व्यक्तिगत निर्णय अपने ले सकता है अपने परिवार के साथ मिलकर के, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की स्वतंत्रता उसमें बाधित नहीं होना चाहिए। अगर किस लिमिटेशंस है, स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन ये शब्द बहुत व्यापक है, इसको छोटे से में नहीं आंका जा सकता है। व्यक्ति स्वतंत्र स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझने लगता है, और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बारीक सी लकीर है, बहुत छोट कम अंतर है, जिसके कारण व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझ बैठता है, और दूसरे के अधिकारों में अर्थात दूसरे के पर्सनल ऑरा में वो दखलंदाजी कर बैठता है, और जिसका परिणाम फिर संघर्ष मिलता है, संघर्ष होता है। तो ये व्यक्ति का स्वयं का आकलन होता है कि वो कितना स्वतंत्र है और कितना, क्योंकि इसको कोई लकीर खींच करके नहीं आंका जा सकता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में नियंत्रण लाता है, नियमबद्ध तरीके से अनुशासन के रूप में चलता है। स्वतंत्रता अनुशासन मांगती है।
अनुशासन के बिना स्वतंत्रता की कोई कल्पना करना संभव है ही नहीं। इसलिए व्यक्ति को पहले अनुशासन सीखना चाहिए, उसके बाद फिर स्वतंत्रता पर बात करनी चाहिए। और स्वतंत्रता शब्द को समझ जाता है, फिर स्वतंत्रता होने की कोई व्यक्ति बात ही नहीं करता है। क्योंकि जो संविधान से बंध गया, संविधान से बंध गया, वो है कानून से भी बंध गया। और कानून की लिमिट्स होती हैं, सबकी परिसीमाएं हैं। तो स्वतंत्र व्यक्ति कोई जीवन में तो स्वतंत्रता होती ही नहीं है। ये व्यक्ति कहने के लिए अच्छा है कि हम स्वतंत्र हैं। किससे स्वतंत्र हैं? भाई हम अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। केवल और केवल हम किसी भी विषय में असीमित रूप से सोच सकते हैं, लेकिन कार्य रूप उसको धरातल पर क्रियात्मक रूप देने में हम स्वतंत्र नहीं है। उसमें हमें कानून के दायरे में ही बंधना पड़ता है। तो हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। क्योंकि हम विचारों में स्वच्छंदता ला सकते हैं, कैसे भी हम कुछ भी सोच सकते हैं, वो हमारा निर्णय है। लेकिन वो समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? जब हम निर्णय लेते हैं कोई स्वतंत्र रूप से, तो उस निर्णय से हमारे से संबंधित व्यक्ति, पर्यावरण, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो वो स्वतंत्रता नहीं है। हम नैतिक मूल्यों से या अनुशासन से बंधे हुए स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। ये चीज। दूसरी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों चीजें जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब नैतिकता की बात आती है, हम नैतिक तभी हो सकते हैं जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं। क्योंकि नैतिक मूल्यों के, धर्म तो एक ही है प्रकृति का, मानवता का आपको पालन करना ही पड़ेगा। जब मानवता का पालन करोगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाओगे। और अगर आप व्यक्तिगत हित के लिए काम करोगे तो स्वार्थी हो जाओगे, धूर्त हो जाओगे, चालाक हो जाओगे। तो ये सामाजिकता, ना तो सामाजिकता वाली बात रहेगी उसमें, और ना ही दोनों लगभग। क्योंकि धर्म का पालन कौन समाज करता है? अब धर्म है क्या? जो हमारी परंपराएं, रूढ़ियां हैं, जिनको, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, वही चीजें तो धर्म है। तो धर्म को अलग से कुछ परिभाषित करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जो सबके लिए अच्छी है, कार्य करने में जो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, वो धर्म है। और उनका हम वर्ण करते हैं, धारण करते हैं उनको। जब जीवन में अपनाते हैं तो व्यक्ति सुखी समृद्ध होता है और समाज बढ़िया चलता है। यही समाज है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, एक दूसरे से सरोकार रखना ही पड़ता है। तो वही तो समाज है। जो हमारे जीवन के उपयोग में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, वो समाज है। कोई जाति तो है नहीं। और आजकल लोग समाजवाद, समाज को जाति समझ लेते हैं। जैसे सपा, भाई यादव यादव सब सपा में पहुंच गए, ठीक है, तो सपा को समझने लगे कि यादवों की पार्टी है। तो वहां वो समाजवाद नहीं होगा। समाजवाद अलग चीज है। जहां हम जिनके कार्य व्यवहार करते हैं, वो समाज है। कोई जाति नहीं है। और इसमें मिलावट की तो आवश्यकता क्या है? कि ये तो राजनेताओं द्वारा अपने स्वहित के लिए और अपने वोटों को एक स्थायित्व देने के लिए, अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए, एक किसी शब्द को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। जब भाई भतीजावाद किया, तो वो उससे अपने आप को बचाने के लिए ये समाजवाद का एक नारा दे दिया उन्होंने कि समाजवाद तो कहीं है ही नहीं। दूसरा बिंदु है, अव्यवस्था का कारण भारत का वर्तमान संविधान है। ठीक है, आदर्शवादी संविधान बनाया उस समय के हमारे विद्वानों ने। चूंकि वो दबाव में थे, विदेशियों का शासन था, विदेशी अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। और उनके हिसाब से उन्हें थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, चूंकि वो धरातल पे भारत के, जो ग्रामीण भारत था, उससे परिचित नहीं थे, शायद ऐसा लगता है। इसलिए संविधान ऐसा बना कि अलग अलग देशों के संविधानों से कहीं से कोई चीज उठा ली, कहीं से कोई चीज उठा ली,
नहीं, हम अपनी भारतीय व्यवस्था, परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति को देख करके अगर संविधान बनाते तो शायद ऐसा संविधान नहीं बनाते जो उच्च आदर्शवादी नहीं होता, वो व्यवहारिक होता। इस कारण से भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी अव्यवस्थाओं का कारण संविधान है। हाँ, अब हम जब समझ गए हैं ये, हमारे आज भी, क्योंकि 70-75 वर्षों से हमारे विद्वान संसद में पहुंचते जा रहे हैं, तो उन्हें ये संविधान में देखना चाहिए कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान संशोधन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो भारत भूमि के लिए, भारत की परिस्थिति के, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, भारतीय सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से कौन से नियम उचित नहीं है, इसमें उनको निकाल के बाहर करें, दूसरी चीजें जोड़ दें, या तो परिवर्तन ही नहीं होता। जब उसमें परिवर्तन ही है तो परिवर्तन करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सब के सब धूर्त वहां पहुंचे हुए हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है इन्होंने पदों को, और संविधान का उसी हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के इसी प्रकार से अधिकारों में जब उनके स्वार्थ सिद्धि में बाधा पहुंच रही थी कि राष्ट्रपति यहाँ कहीं हमारे रोड़ा बन सकता है, तो उनके अधिकारों में भी कमी कर दी है, वो भी बंधन में, उसको भी एक प्रकार से जेल में डाल दिया है, पिंजड़े में बंद। हमारा राष्ट्रपति तो ऐसा है, पिंजड़े में बंद तोता है, उसको राम राम सिखाया तो राम राम करता है अतिथि के आने पर। तो वही चीज है, जैसा नेता कहते हैं संविधान भाषा वैसी ही बोलने लगता है, क्योंकि बहुअर्थी ये शब्दों का प्रयोग है उसमें। ये चीजें हैं, बाद बाकी अन्य साथी अपने अपने विषय को विस्तार देने के लिए वक्तव्य देंगे और चर्चा आगे बढ़ेगी। जय श्री राम। जी धन्यवाद। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। देखिए, हमारी चर्चा लगभग उन्हीं बिंदुओं पर रोज रहती है और वही चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। दूसरी दो तीन चीजें जो हैं विचारणीय हैं। माता प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्वतंत्रता, असीम स्वतंत्रता बाबा भी कहते हैं, और उसकी एक परिभाषा दे दी कि दूसरी नाक से हमारी नाक दूसरे की नाक से न टकराए। अब विस्तार से उसको इतना कहना तो पर्याप्त नहीं होता। स्वतंत्रता मैं समझता हूं, और ये कई बार मैंने रखी भी है बात, जब इस तरह की चर्चा आई है, कि मनुष्य की स्वतंत्रता रूप है उसी में है जो बनाई गई है मानव के द्वारा। आप उनमें देखें, वो इकाई परिवार की शुरू होती है, वो इकाई विद्यालय की शुरू होती है, वो इकाई समाज की शुरू होती है, वो इकाई किसी भी संगठन दल की शुरू होती है। कहाँ कौन से नियम बने हुए नहीं है? क्या एक विद्यालय में बच्चा जाकर के स्वतंत्र है? क्या अध्यापक विद्यालय में जाकर स्वतंत्र है? क्या बच्चा बस में चढ़कर बैठ करके स्वतंत्र है? तो ये सारी चीजें, घर में कोई स्वतंत्र है? अर्थात सबके अपने नियम व्यवस्थित रूप बने हुए हैं, और ये सब व्यवस्थित नियम सीखे कहाँ से? तो मनुष्य के केंद्र में, दिमाग में, मस्तिष्क में जरूर इस ब्रह्मांड को देख करके बात आई होगी। ये जो ब्रह्मांड है यही एक नियमित है, यही स्वतंत्रता का जो मौलिक अपने स्वनियम में चल रहा है। तो या तो व्यक्ति के पास इतना विवेक होना चाहिए कि वह स्वयं उनका अनुपालन कर सके और अपनी स्वतंत्रता का आकलन कर सके, कुछ गलत ना करे। दूसरी एक बात आती है कि स्वतंत्रता हम किसको कहें? सड़क पर बाईं ओर चलना नियम बनाया तो क्या ये हमारी स्वतंत्रता में बाधक है संविधान ने? या जो एक कोई व्यवस्थित रूप हमें दिया तो कोई बाधक पहुंचाई संविधान ने? मैं तो इस बात को समझ नहीं पाता, और ये वास्तव में अगर समाज में रखी जाए तो हम केवल हास्यास्पद और एक मजाक का पात्र बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात आती है,
जो बात रखी गई थी थोड़ी सी सैलरी वगैरह है इत्यादि, मंत्रिमंडल का ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा विषय रखा था। उसमें एक चीज आती है, देखिए जहां तक मुझे जानकारी है, जो संविधान हम कहते हैं और संविधान में कोई पार्टी बनाने का या दल खड़ा करने का कोई नियम नहीं है। सरकार गठन का तो नियम है कि हम संविधान की शपथ लेकर के इस तरह से जो है वो हम शपथ लेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अपने उनका पालन करेंगे। लेकिन होता नहीं है, वो विषय का अलग हो जाता है। लेकिन यह विचार योग्य एक बात है कि किस अपने संविधान में पार्टी को कैसे चलाया जाए, पार्टी कैसे बनाई जाएगी, पार्टी का संविधान क्या होगा, इस संविधान में तो कुछ नहीं है। व्यक्तिगत संविधान बनाया जाता है अपनी पार्टियों का और दलों का। तीसरी एक चीज आती है कि जब हम जो सैलरी है या तनख्वाह है या कोई विशेष स्वरूप है, उसके अनुरूप यदि हम देखते हैं तो हमें ये तो लगता है कि सरकार बनते ही जो है वो टैक्स के पैसे से चलती है। लेकिन जब तक दल होता है वो सरकार दल जो है वो सरकार में नहीं आता, तब तक तो वो प्राइवेट के आधार पर ही चलता है, दान स्वरूप में या जो चंदा वगैरह देते हैं लोग उसी के आधार पर चलता है। उसको कोई क्लेरिफिकेशन है नहीं, ना कोई उसकी जो है पारदर्शिता है, कौन किसको दे रहा है, कितना क्या कर रहा है, कितना जो है वो है। इसके लिए बीजेपी भी कहीं कोई मतलब जो है वो पारदर्शिता का पालन नहीं करती। तो दूसरी चीज ये आती है कि जो हमारी सरकारें हैं उन सरकारों का रवैया किसी भी तरह का जो है सामाजिक दृष्टि से देखें तो सामाजिक दृष्टि का उनका अपना सरकार का तरीका है कि हमें सरकार कैसे चलानी है, समाज को कल्याणकारी योजनाएं कैसे देनी है और समाज को कानून के द्वारा या प्रशासन के द्वारा भयभीत रख करके भी कैसे चलाना है। भयभीत का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश तो रहेगा ही रहेगा। तो उस तरह का जो व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। बाकी आपकी जो धन कमाते हैं या कोई और कार्य करते हैं तो स्वतंत्र रूप से आप उसकी स्वेच्छा में कर रहे हैं। हाँ, जितना कमा रहे हैं उस टैक्स का जो भार बनाया गया है वो आपको देना ही पड़ेगा, उसका एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। तो दूसरी चीज यही है, मैं संवैधानिक व्यवस्था को समझते हुए ही कहता हूं कि संविधान में कुछ चीजें गलत हैं और कुछ कानून जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए साधते हैं। तो वही प्रक्रिया कही जा रही है। जब लोकतंत्र में कहीं भी वोट का ही आधार हो सरकार चुनने का, कोई भी आधार ज्ञान या परीक्षा या कोई आधार गुणात्मक स्वरूप का ना हो, तो फिर वोट के आधार पर तो हम केवल हमें समाज के व्यक्तियों को वर्ग समूह में बांट करके अपने पक्ष में कैसे करना है, वो तो तीन तिकड़म यही करेंगे। वहां कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं। तो जब रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की और उनकी एक ही क्रिया प्रतिक्रिया है कि हमें वोट कैसे लेना है, समाज का वर्गीकरण कैसे करना है, हमें अपनी सरकार कैसे बनानी है और तुरंत जो हमारी प्रतिक्रिया हो, कार्रवाई हो, 2 महीने या 3 महीने के अंतर में हम कैसे समाज का डिवाइडेशन अधिक कर सकें जिससे वोट हमारे पास अधिक आ सके। तो इन चीजों पर यदि हमारी कुछ चर्चाएं थोड़ी सी रहे कि भाई लोकतंत्र को अगर कुछ वोटात्मक प्रक्रिया की और स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे समाज का वर्गीकरण ना हो, जिससे समाज की जो लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार के साथ साथ कुछ और दूसरी क्रिया प्रतिक्रिया भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ हमने तो वोट का अधिकार दे दिया, नहीं सरकार को हम वोट से बनाएंगे, वहां भी बहुमत का अधिकार दे दिया ज्ञान का और उसका कोई नहीं रखा। तो दूसरी ओर हम चाहते हैं कि समाज में वर्गीकरण ना हो, दूसरी हम चाहते हैं कि समाज बटे नहीं। एक बड़ा हास्यास्पद लगती है इस बात के लिए। तीसरी चीज मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। देखिए सरकारें जो हैं वो संवैधानिक आधार पर ही चलती है। सरकारें कभी कोई उल्लंघन यदि करती हैं तो न्यायपाल का संज्ञान लेता है और
तलब भी करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री राहुल इंदिरा गांधी के लिए तलब किया गया है, वर्तमान सरकारों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है, राज्य सरकारों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि भाई ये चीज है। तो इन चीजों का जो एक स्वरूप मिलता है, मैं समझ रहा हूं इनका कोई हल या तोड़ देखा जाए आपको कलेक्शन करना है 10,000 रुपए का, और कैसे भी करिए, तो वहां जब एक विचार रखा गया हमें सरकार बनानी है, कैसे भी बनानी है, और वोट का हमें केवल आधार है, तो वहां डिवाइडेशन का आधार समाज का नहीं बनेगा, और कौन सा आधार बनेगा जब कोई आधार दूसरा है ही नहीं। तो इस व्यवस्था को हम रोक नहीं सकते जब तक दूसरा कोई विकल्प, वोट के साथ में कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, कोई संवैधानिक आधार भी सुधारात्मक प्रक्रिया का कोई लक्ष्य तय नहीं हो पाएगा, ना ही सरकार की जो हमारी स्थिति परिस्थिति है उनमें कोई बदलाव हो सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ नमो नमः, धन्यवाद। जी बताइए। हम कुछ करना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है, आज का जो विषय है। और समानता के प्रशासनिक प्रयत्न होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और जहाँ तक है समानता जो है कि इस जगह स्वतंत्रता का शब्द लेना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो है कि प्रक्षेपित की गई है संविधान में, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, यह जो है कि प्रक्षेपित किए गए शब्द हैं। और ऐसा अति धर्मनिरपेक्षता यानी कि भी गलत नहीं है, समाजवाद शब्द भी गलत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सब अपने अपने स्थान में इनका एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन आज जो धर्मनिरपेक्षता की जो व्याख्या निकल के आ रही है वह गलत है। समाजवाद की जो व्याख्या वह गलत है। इसका जो सही होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। अब रही कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है, तो मैं समझता हूँ संसार में स्वतंत्र कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक जो देवताओं का राजा इंद्र है वह भी स्वतंत्र नहीं है, उसको भी अपने जो सृष्टि के नियम है उसके अनुसार उसको कार्य करना है, उसके विरुद्ध जाके कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में स्वतंत्रता समझ में आती है, जैसे आदमी अपने इच्छा अनुसार भोजन लेना या कहीं घूमना फिरना या जो इंजॉयमेंट है इत्यादि में, तो एक कहने मतलब स्वतंत्रता वहां तक संभव है हर व्यक्ति का, जहां तक दूसरे के अधिकारों में टकराव न हो, या दूसरे के सामंजस्य में, जहाँ एक दूसरे के सामंजस्य करने में असुविधा हो या टकराव की स्थिति आती है, तो वहां पर स्वतंत्रता व्यक्ति का नहीं है। वस्तुतः स्वतंत्रता देखा जाए व्यक्ति का कहीं कुछ नहीं है, जो उसका अपना कार्य है वह करना, उसका जो है कि कर्तव्य है उसी को करना चाहिए। यदि देखा जाए तो व्यक्ति या पूरे विधान को चार भागों में लिया जा सकता है। तो एक भाग में राज्य का अधिकार होता है, दूसरे भाग में समाज का, तीसरे भाग में परिवार का अधिकार है, चौथा एक होता है जो अलौकिक देव अधिकार है। तो ये, लेकिन देव अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तीन अधिकार की बात कर रहे हैं जो शास्त्र जिस पर चर्चा की जा सकती है। तो मूलतः जो है कि सब कुछ सारी संपत्ति जो है कि राजा के अधिकार की मानी जा सकती है, या समाज के अधिकार की मानी जा सकती है, या परिवार के अधिकार की। और यहाँ पर जो अधिकार है वो बांटे नहीं गए हैं। राजा का कितना अधिकार है, समाज का कितना अधिकार है, परिवार का कितना अधिकार है, ये इसका कोई
सिद्धांत नहीं बन पाया। इसका जो रेखा है इन तीनों विभाजन का, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, जबकि इसका स्पष्ट होना अति आवश्यक है। और निश्चित ही समाज और परिवार का अधिकार न देने की वजह से आज जो है कि न्याय व्यवस्था फेल है, और न्याय जो है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रह गया है। ऐसे भी कोई अपना न्याय का कोई अपना अस्तित्व नहीं रह गया कि कहीं कोई किसी विवाद को सुन करके सही समय पर उसका जो है निस्तारण कर सके। कारण है कि परिवार और समाज को जो है कि अधिकार न दिया गया, और वहां पर भी जो है कि प्रशासन राज्य का अधिकार है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। अधिकार तो सब कुछ राजा अपने पास, राज्य अपना संपूर्ण अधिकार तो ले लिया है, लेकिन अधिकारों का निर्वहन करना उसके लिए अब संभव नहीं है, और यही चीज जो है कि विकृतियों को उत्पन्न करती है। और यही जो है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, समानता, देखिए समानता समरसता जो होती है वह जो है कि अधिकारों के चिन्हित करने के बाद और उस अधिकारों के संबंधित कर्तव्य के आधार पर जो है कि जो करने की प्रक्रिया है वो समानता होती है। समानता का तात्पर्य नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है कि सबका समान अधिकार हो जाए। एक कुछ चीजों पर एक संपत्ति पर जो है कि जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संपत्ति है वह उसको समानता में लिया जा सकता है। प्राचीन काल में संपत्ति पर सबका समान अधिकार था। कारण था वन संपदा और जल संपदा इत्यादि पर जो है कि जो था वह आम व्यक्ति का अधिकार था। वो अपना उसका दोहन कर लेता था और अपने हिसाब से उसका उपयोग करता था। और ऐसे ही भूमि पर भी था। भूमि हर जगह कोई अपने अधिकार में नहीं रखता था, और जनसंख्या कम थी तो भूमि का उतना मूल्य नहीं था। कोई अपनी आवश्यकता अनुसार भूमि किसी से भी ले लेता था, वहां पर अपना जो है रहने निवास करने का एक व्यवस्था बन जाती थी। तो पहले प्राचीन काल के साथ देखें तो आर्थिक समानता तो स्वभावतः थी। अब इसको जो है मुद्रा के रूप में देखा जाए बात अलग है, और मुद्रा के रूप में भी समानता देखा जाए तो प्रायः जो है कि थी, क्योंकि जो है कि जो सबसे विद्वान वर्ग था उसके पास धन संग्रह का अधिकार ही जो है नहीं था। ब्राह्मण के पास धन संग्रह का अधिकार न होने को, विद्वानों के पास धन संग्रह का अधिकार नहीं होने की वजह से वो अपने आप जो है कि आर्थिक समानता प्राप्त हो जाती है। और समानता का जो है कि अधिवस्तुतः देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था से समानता जो है कि संभव है। आर्थिक समानता, समरसता दोनों संभव है। और धर्मनिरपेक्षता जो है कि धर्मनिरपेक्षता कोई ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या बड़ा गलत ढंग से हुई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सबको अपने धर्म किसी दूसरे के धर्म के प्रति अपना हस्तक्षेप न हो, वह धर्मनिरपेक्षता होती है। लेकिन अब क्या है, भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की बड़ा गलत जो है कि दर्शन आया है, और इसको जो है कि इस्लामिक तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखा गया, और समाजवाद को जो है कि वर्गवाद में जो लड़ाने की जो व्यवस्था बनाई गई उसको समाजवाद के रूप में देखा। धर्मनिरपेक्षता के शब्द के जगह यदि हम तटस्थता का शब्द प्रयोग करें, तटस्थता या पंथ निरपेक्षता, वस्तुतः जो है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं, क्योंकि धर्म तो हर जगह है। धर्म से रहित स्थान कुछ है नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि पूजा या उपासना पद्धति से। धर्म का संबंध सब व्यक्ति से है। कोई व्यक्ति पिता है तो पिता का धर्म है, पुत्र है तो पुत्र का धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का धर्म, पिता है पिता का धर्म, पति है तो पति का धर्म। तो धर्म का कहीं व्यवस्था नहीं है। जल का भी अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है, सूर्य का, पृथ्वी का धर्म तो हर जगह सर्वव्यापक और सर्वांतर व्यवस्था है, सार्वभौमिक व्यवस्था है। धर्म से निरपेक्षता संभव नहीं है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह तटस्थता के सापेक्ष किया गया है।
यहाँ पर हमें तटस्थता शब्द जो है कि रखना चाहिए। और तटस्थता सही मामले में न तो हमने शब्द सही डाल पाए, न तो उसकी व्याख्या सही कर पा रहे हैं, न उसकी जो है कि वही हाल समाजवाद के साथ हो रहा है, वही हाल समानता के साथ। समानता का मतलब जो है कि मौद्रिक समानता है, माने कि जो कैश है, संपत्ति है, उससे समानता लिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे धर्मनिरपेक्षता और समानता, समाजवाद तीनों शब्द बहुत ज्यादा विकृत हो चुके हैं। और वस्तुतः इनको जो सही व्याख्या होनी चाहिए, या सही शब्द देना चाहिए, वो होना चाहिए। भारत की जो अधिकांश व्यवस्था है, संविधान है, तो निश्चित है भारत का संविधान बहुत जटिल है। ऐसा संविधान विश्व में ऐसा कहीं नहीं है ऐसा भारत में है। और इसको अनुपयुक्त इसलिए कहा जा सकता है, भाई वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, और जो है कि धरातल की दृष्टि से अनुपयुक्त इसलिए है कि न्यायिक व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है। और जब जब न्याय ही समाप्त हो गया है, तो संविधान का क्या प्रासंगिकता रह गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे अनुपयुक्त है, यह मानना जा सकता है। और भारतीय संविधान बिना सोचे समझे अनेक प्रकार दूसरे अधिकारों का कूड़ा कचरा भर दिया गया है। तो स्व निर्णय संपत्ति जैसे आवश्यक अधिकार को बाहर कर दिया। उसका सम्मत यही है कि जो बंटवारा होना चाहिए था राजा का, राज्य का और समाज का, परिवार का, वो बांटा नहीं गया अधिकार। और यही कूड़ा कचरा है। हम अधिक से अधिक जो है कि राज सत्ता को ये सारे अधिकार हमने सौंप दिए हैं, या वो उसने सारे अधिकार को अधिकृत कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ठीक एक है। प्रकार का यह तानाशाही है। और संविधान की अनिवार्यता होती है कि वह व्यवहारिक हो, आदर्शवादी नहीं। नहीं, ऐसे कहा जा थोड़ा सकता है। शॉर्ट करिए, मंगला हाँ हाँ प्रसाद, हाँ शॉर्ट करिए आप। हाँ। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो वेतन है राज्य सरकार जो अपने कर्मचारियों को देती है, यह जो है कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है कि अपने इच्छा अनुसार जो है वेतन दे करके कर्मचारी को भर्ती करती। राज्य सरकार को कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसमें राज्य सरकार को स्वतंत्रता होनी चाहिए। गरीब राज्य है वह कम वेतन दे, संपन्न राज्य है वो अधिक वेतन दे, या उसकी उपलब्धता के अनुसार दे सेवा के संबंधी। जैसे अब यह है कि जैसे साइंटिस्ट है और सांसद हैं। सांसद का जो है कि हमने वेतन जो है सो है उसके विधान के साथ उतर दिए। लेकिन साइंटिस्ट जो उच्च तकनीक की है, उनको जो है कि उस विधान से नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनको हमें जो है कि करोड़, 2 करोड़ सालाना पैकेज, 10 करोड़, 5 करोड़ या 100 करोड़ तक के सालाना पैकेज देना पड़े तो देना चाहिए। क्योंकि साइंटिस्ट जो है कि जो 1000 में एक ही होते हैं। यदि एक जो है उच्च वैज्ञानिक क्षमता का संपन्न व्यक्ति है, वो बाहर जाता है तो सारा जो है कि तकनीकी ज्ञान जो है कि दूसरे का डेवलप होगा, हमारा डेवलप होगा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि जो उच्च तकनीकी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति है, उनको जो है कि उनके शर्तों के ऊपर भी रखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि जो वेतन है राज्य का, वहां पर उसको एक सीमा नहीं देना चाहिए, कैटेगरी नहीं देना चाहिए। संभवतः ये उनका ठीक है। वेतन यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के स्तर से भी बढ़ जी करके देना चाहे चलिए तो दिया ठीक जा है, सकता है। हो गया। और वही जैसे शिक्षकों का जी। है, अब अब हमें राजेश, अच्छा, अब 15-20। आप रुकिए तो। हाँ हाँ अब हाँ थोड़ा हाँ। और राजेश दूसरे प्रजापति जी कुछ बारे में कहना चाह रहे हैं। बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब, बस 2 मिनट। तो कहने का मतलब है, जो यदि हम अध्यापक को, बढ़िया अध्यापक यदि 25-30 हजार रुपया महीना में हम व्यवस्था बन सकती है, तो हम लाखों रुपया वेतन। तो ये सब चीजें हैं, इसके आधार पर जो है कि सब सुधार होना चाहिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी बताइए।
तो भाई साहब बोले ऐसे सब ठीक बोले। मेरा भी लगभग उसी टाइप का है कि भाई अभी के समय में जो मुनि जी कहते हैं कि कूड़ा कचरा संविधान है, ये कूड़ा कचरा संविधान मेरे को भी महसूस हो रहा है। समझ भी गया हूँ कि कूड़ा कचरा है, लेकिन जब हम लोग लंबे समय तक पढ़ाई किए किए उस समय तो संविधान के बारे में हम लोग के दिमाग में एकदम श्रेष्ठ बात लागू डाला गया कि संविधान बहुत श्रेष्ठ है, संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरह का बात जो मुनि जी के विचारों से प्रभावित नहीं है, जो मुनि जी से नहीं जुड़े हैं, हमको लगता है 99% व्यक्ति इसी तरह का बात सोचते हैं कि संविधान बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आदर्श है। हम लोग जब इतना चर्चा कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि संविधान कूड़ा कचरा है। इसमें जो समानता की, स्वतंत्रता की और की जो बात है, धर्मनिरपेक्षता की जो व्याख्या की गई, ये व्याख्या हकीकत गलत की गई है। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, व्यक्ति संविधान के हिसाब से स्वतंत्र है ही नहीं। समानता, समान भी व्यक्ति नहीं है। ये संविधान एक कानून के तहत ही कम बेसी वेतन देकर, जैसे लोग अभी बताए, असमान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार व्याप्त करके असमान किया जा रहा है। समानता कहाँ है? जल जंगल जमीन सब चीज पर तो शासन का, अधिकारियों का कब्जा है। भ्रष्टाचार पर सब उनका कब्जा है। तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तो पूरा अधिकारी लोग स्वतंत्र हैं लूटने के लिए। ये तो ये बस यही सब कह रहा हूँ कि संविधान हकीकत में भ्रष्ट है, लेकिन हम ही लोग अभी महसूस कर रहे हैं, और लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई, ज्ञानेंद्र जी, मोहन बाबू और कोई साथी, कोई बात राकेश जी कहना चाहें? बाबा जी, मेरा एक मुझे एक बात कहनी है, एक प्रश्न भी है। बताइए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे संविधान में अगर हम ये मान लें कि राजनीतिक दलों का कहीं कोई दिया नहीं गया कि राजनीतिक दल होने चाहिए, तो संविधान के ही अनुच्छेद 324 के अनुसार जब हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अधिकार प्राप्त है कि वह 1951 के अधिनियम 29A के अनुसार राजनीतिक दलों को जो है रजिस्टर कर सकता है। तो राजनीतिक दलों को जो रजिस्टर करने का जो अधिकार प्राप्त हो रहा है, वो तो अनुच्छेद 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही दे रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक दल नहीं है, ये हम मान लेते हैं, तो फिर जो 52वां संविधान संशोधन किया गया दल बदल विधेयक का, फिर उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ जाती है? ठीक है। और लोग बताइए कुछ। अगर कोई साथी नहीं रख रहा है तो फिर बाबा जी की बात ले लेते हैं। बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए।
बाबा आपका माइक म्यूट है। एक तो यह बात विचारनी है, अब जा रही है आवाज ना? जी बाबा जी, अब आवाज आ रही है। हाँ, एक बात तो ये उठी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की सीमा क्या होगी? स्वतंत्रता चूंकि प्रकृति प्रदत्त है, तो स्वतंत्रता की सीमा भी प्रकृति ही ने ही बनाई है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता की सीमा कोई अन्य इकाई नहीं बना सकती है, वो प्रकृति ने अपने आप बना दी है। अब यदि कोई सीमा बनानी है, तो वह सीमा आप उस व्यक्ति की सहमति से बना सकते हैं, बिना सहमति के नहीं बना सकते हैं। तो प्रश्न उठा अनुशासन। अनुशासन आप किसी की सहमति के बिना कैसे कर सकते हैं? अगर परिवार का अनुशासन है, होना चाहिए, होना चाहिए, मैं भी सहमत हूं, लेकिन आप परिवार बनाएंगे तो उसकी सहमति तक ही ना आपका अनुशासन काम करेगा। अगर वह व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है परिवार में, तो वो अलग हो जाएगा। तो आप उस पर अपना अनुशासन तभी तक मान सकते हैं जब तक उसकी सहमति है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर संविधान में भी कोई अनुशासन या कोई नियंत्रण शामिल करना है, तो वह उस व्यक्ति की सहमति से ही हो सकता है। कोई कानून बनाना है, तो कानून आप तभी बना सकते हैं जब उसकी सहमति होगी आपके साथ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो आप उसको अपने संगठन से, आप परिवार से बाहर कर सकते हैं, देश से बाहर कर सकते हैं, अगर वो संविधान नहीं मानता है तो। लेकिन आप उसकी सहमति के बिना उसकी स्वतंत्रता की कोई सीमा आपको बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने अपनी बात आपको यह बताई है। फिर एक दूसरी बात उठती है कि आदर्शवादी, उच्च आदर्शवादी जो सिद्धांत होते हैं, उच्च आदर्शवादी सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप उच्च आदर्शवादी सिद्धांतों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जहां आपने अपने सिद्धांत, एक जो सिद्धांत होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि धर्मगुरु उच्च आदर्शवादी सिद्धांत बना सकते हैं, धर्मगुरु, राज्य नहीं। राज्य को हमेशा व्यावहारिक ही सिद्धांत बनाना चाहिए। अगर राज्य अपने नियम कानून माने प्रैक्टिकल नहीं बनाएगा, व्यावहारिक नहीं बनाएगा, तो लोग उन नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे और इसका मतलब चरित्र पतन होगा, जैसा अभी हो रहा है कि आपने उच्च आदर्शवादी सिद्धांतों को नियम कानून में शामिल कर लिया, संविधान में डाल दिया और कानून में डाल दिया, और कोई पालन नहीं कर रहा है। तो ये गलती किसकी है? क्या ये आम लोगों की गलती है? मैंने अपने जीवन में दोनों तरह के प्रयोग किए हैं। मैं अपने परिवार में
उच्च आदर्शवादी सिद्धांत भी बनाया। मैंने अपने परिवार में यह किया कि भाई कोई चाय नहीं पिएगा हमारे घर में, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे घर में, बना दिए। और सच बात है कि लोग हमारे घर में नहीं पीते चाय। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि इन उच्च आदर्शवादी सिद्धांतों को बाध्यकारी बनाने के बाद हमारे परिवार में धीरे 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 असंतोष बढ़ने लग गया और एक डर पैदा हो गया मन में कि लोग छिप करके करने लग जाएंगे या मेरे बाद क्या होगा। तब मैंने सारे सिद्धांतों को व्यावहारिक बनाना शुरू किया और जब व्यावहारिक बनाना शुरू किया तो ठीक चलने लग गया सब। ये मैंने आपको बताया। इसलिए उच्च आदर्शवादी सिद्धांत प्रवचन के काम आते हैं और व्यावहारिक सिद्धांत कानून बनाए जा सकते हैं, वो व्यावहारिक होना चाहिए। एक बात और सामने आई कि संविधान में कोई पार्टी नहीं है। तो जो ब्रजेश जी ने कहा 324, उसमें मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं की कोई बात है। वो बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा फिर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान में यदि पार्टी की बात नहीं है तो फिर ये पार्टियां बनी कैसे? अगर ये बनी तो क्या ये संविधान का उल्लंघन हुआ? अगर संविधान का उल्लंघन हुआ तो संविधान काहे के लिए रोका क्यों नहीं? संविधान जो होता है वह उन लोगों के लिए नहीं होता है जो अपने आप संविधान के सब बातों को खुद मानते हैं। उन लोगों के लिए संविधान नहीं बनाया जाता है। आप अगर सारे कार्य सही कर रहे हैं तो आपको संविधान और सरकार और कानून और राष्ट्रपति की क्या जरूरत? रहे चाहे मत रहे, काहे को वेतन देंगे उन लोगों को? लेकिन अगर 99 लोग ठीक हैं और एक आदमी गड़बड़ है तो उस एक आदमी को रोकने के लिए हम संविधान और कानून और सरकार बनाते हैं। उसका काम क्या है? उस एक आदमी को रोकना। अच्छा संविधान है, इसीलिए मैंने कहा कि ये कूड़ा कचरा संविधान है। क्यों कूड़ा कचरा है? क्योंकि ये कहता है कि वो मान ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो आप 99 लोगों को मनाने के लिए और एक आदमी को, उसको आपका रोकने का जिम्मा नहीं है। जबकि आपको बनाया गया था एक आदमी को रोकने के लिए। या तो अब जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, उस तरह के लोगों को रोकने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है कि हमको प्रवचन देने के लिए। अरे प्रवचन देने के लिए तो सब लोग आइए हैं, धर्मगुरु लोग, वो अपना प्रवचन देंगे ना। इसलिए यह संविधान हमारा पूरी तरह से कूड़ा कचरा है, क्योंकि संविधान अपना कार्य छोड़कर बाकी सब काम कर रहा है। यह मेरे हिसाब से उचित नहीं है। एक बात आई समाजवाद शब्द। ये दोनों शब्द है संविधान में, ये थे तो नहीं, अंबेडकर के संविधान में तो नहीं थे। ये तो नेहरू के संविधान में आ गए, या उसके बाद इंदिरा नेहरू परिवार के संविधान में आ गए। एक अच्छा संविधान है ये,
जब चाहा तब आपने उसमें कुछ घुसा दिया, जब चाहा तब निकाल दिया। समाजवाद जो शब्द है, ये भारत का शब्द है। मैं मानता हूं कि समाजवाद शब्द भारत का है, लेकिन समाजवाद का वह परिभाषा नहीं है जो अभी वर्तमान में प्रचलित है समाजवाद की। समाजवाद की परिभाषा तो यह समाज सर्वोच्च। तो आपने उस परिभाषा को बदल करके कहां से कूड़ा कचरा विदेशों से ले आए आप, समाजवाद की आपने परिभाषा ही बदल दी। धर्मनिरपेक्षता की आपने परिभाषा बदल दी। भाई, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्म तो दो प्रकार के अभी माने गए हैं। वास्तव जो भारत जो धर्म का अर्थ मानता था, वो गुण प्रधान धर्म था उस समय, वैदिक काल में कहिए जो कहिए। तो गुण प्रधान धर्म जब होता है, धर्म का अर्थ, इसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता गलत पूरी तरह, तो धर्मनिरपेक्षता हो नहीं सकती है अगर गुण प्रधान है तो। लेकिन यदि धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान ईसाई हो गया, तो फिर तो धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग अभी ये दो तरह की बात क्यों बोलते हैं? जब जब जरूरत होती है तो हम ये कह देते हैं कि धर्म का अर्थ तो गुण प्रधान है, और जब जरूरत होता है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर उतर जाते हैं। ये क्यों? या तो आप कहिए कि धर्म का अर्थ गुण प्रधान होता है और भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, और तुरंत आ जाएंगे चोटी और दाढ़ी पर। तो क्लियर करना पड़ेगा ये बात। वर्तमान समय में धर्म का अर्थ संगठन प्रधान हो गया है। अब गुण प्रधान धर्म का अर्थ रहा नहीं है। ये संगठन प्रधान लोग जरूरत के अनुसार गुण प्रधान शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, और फिर संविधान में जो शब्द भी डाला गया है वो तो पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है नहीं। इसलिए कोई ये धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द हैं तो हैं, नहीं थे तो नहीं थे, कुछ कोई अंतर दोनों में नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे विचार से वर्तमान समय में संविधान में वो शब्द है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में 99% लोग धर्म का अर्थ पहचान प्रधान मानते हैं। अब गुण प्रधान अर्थ मानने वाले नहीं के बराबर है। तो यह बात मैंने कुछ आपके सामने बताई है शॉर्ट में। आगे आप और प्रश्न करिएगा, कोई बात बोलिएगा। बाकी अब ब्रजेश जी चलाओगे टीम को आगे। जी, बाकी के साथी बताएं। कुछ नीता जी लिख रही थी या आचार्य जी लिख रहे थे, कोई बात? बाबा मेरा एक प्रश्न है। हाँ, राकेश जी बताइए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आज का कोटेशन है उस कोटेशन का पहली ही लाइन गलत है। उसमें ये है कि प्रस्तावना में समानता की जगह स्वतंत्रता शब्द होना चाहिए था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की धर्मनिरपेक्षता शब्द तो है ही नहीं, हिंदी में भी नहीं है। उसकी जगह तो पंथ निरपेक्ष है। हाँ, ठीक है। आपने जो इंगित किया है वो बात तो सही है। देखिए जी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द उसमें है ही नहीं। जी। ठीक है, उसको उसको हम लोग सुधारेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग बाबा विचारक हैं, और विचारक भी अगर ये गलत शब्द लिखेंगे तब तो फिर नहीं नहीं, कोई वो जगह ठीक नहीं है। बचेगी। जी, मैं अपनी बात कर।
बाबा जी, मुझे लगता है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद जो शब्द जोड़ा गया वो पंथ निरपेक्ष नहीं था, उसको धर्मनिरपेक्ष ही लिखा गया है। मेरे हिसाब से तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया होगा। जी, एक बार चेक कर लूंगा मैं। मैं मेरा चेक किया हुआ है ब्रजेश जी। आप बताइए, क्या राकेश जी कह रहे हैं? बोल रहे हैं उन्होंने देखा है वहां पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। खैर, अच्छा, इसको भाई जी देखना पड़ेगा फिर तो। जी। बाबा जी, मैं ये कह रहा था कि जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं तो वो अ, जो 1951 का अधिनियम 29A है उसी के अनुसार वो पार्टियों को रजिस्टर करता है। तो बकायदा पार्टियां जब रजिस्टर हो रही हैं और वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया है कि वो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। चलिए, इसको भाई उसको तो पढ़ना पड़ेगा, देखिए, जी क्योंकि अभी हम उसकी कोई बात स्पष्ट कर नहीं सकते हैं बिना पढ़े। जी जी। बाबा जी, मैं बोल दूं जी क्या? बोलिए। बताइए। प्रणाम। मैं दो तीन बात बोल रही हूँ बस। एक तो स्वतंत्रता वाली बात पे थी कि आपने जो बात बताई कि हम किसी व्यक्ति को उसकी, जब तक उसकी स्वेच्छा ना हो तब तक उसको हम अनुशासन में नहीं रख सकते, लेकिन यदि ऐसा होता है, उसकी सहमति नहीं है, तो उसको वो स्थान छोड़ना पड़ता, परिवार छोड़ना पड़ेगा। अनुशासन को यदि बचाना है तो उसको, एक व्यक्ति को जिसको अनुशासन स्वीकार नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा, ये बात ठीक है। लेकिन वो स्थिति एक बिगड़ी हुई स्थिति मानी जाएगी, एक उचित मतलब समाज को असंतुलन में लाने वाली स्थिति हो जाएगी। और एक बात, एक भाई साहब बोल रहे थे, ये बात कई बार आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं इसलिए ये बात बताना चाहती हूँ कि धर्म, अब उन्होंने बोला था कि पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। पूजा पाठ जो शब्द आता है वो उपासना शब्द आता है, और उपासना शब्द में आपका ध्यान होता है, योग होता है, मंत्र का जाप होता है, और पूजा पाठ सब कुछ आपका उसमें आ जाता है। तो हमारा कर्म जो है, हम अच्छे कर्म करें, सेवा करें, नियम अनुशासन में चले, ये जानकारी हमको धर्म ही देता है। कुछ लोग कहते, मतलब जैसे कि शरीर पे आपने कपड़े नहीं पहने हैं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मन तो हमारा ठीक है, विचार सही होने चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कपड़े हमको ये एहसास कराते हैं कि हम सभ्य है, हम कोई पशु नहीं है, कोई ढोर नहीं है जो जंगल में विचरण करते हैं। हम सभ्यता से रहना जानते हैं, खाना जानते हैं। वैसे ही जो उपासना होती है वो एक हमारा आवरण होती है, वो हमारी एक प्रेरणा होती है, हमको आगे बढ़ाती है हमको। क्योंकि आप जब तक अभ्यास नहीं करते हैं, आप सरकारी नौकरी करें, चाहे राजनेता हो, चाहे कहीं के इंजीनियर हो, या स्टूडेंट हो, या घर में, जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं किसी चीज को, आप उसको नहीं कर पाते हैं। और अभ्यास क्या, अभ्यास होने के बाद भी हमें सतत वो कार्य करते रहना पड़ता है, यदि हमको उस कार्य से जुड़े रहना है। यदि एक राजनेता को राजनीति में सक्रिय रहना है तो उसको राजनीतिक कार्यों को करना ही पड़ेगा। वैसे ही उपासना जो है हमारा एक मानसिक अभ्यास है, और मानसिक अभ्यास हमें आगे के लिए प्रेरणा, शक्ति, दिशा निर्धारण देता है। ये बात बार बार आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पूजा पाठ तो फालतू की चीज होती है, कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ध्यान के द्वारा, ये चिंतन के द्वारा चेतना जब परिष्कृत होती है तो हमको पता चलता है, वो उपासना शब्द है। ये मैं बोलना चाह रही थी। और एक ये भैया जो ब्रजेश जी बोल रहे थे, ये अभी उन्होंने बता दी वैसे वो बात, क्योंकि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होते हैं, और जो जिसमें मतलब पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो भी एक लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। और जो लॉ जो है, कानून संविधान का ही एक भाग है, हिस्सा है। क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, ऐसी नहीं है जो बिना रजिस्टर्ड हुए देश में काम कर सके, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो। हर हर एक संस्था को रजिस्टर होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कानून भी संविधान का ही एक हिस्सा है। बस यही मेरी बात समाप्त हो गई बाबा जी।
जी, और साथी बताएं। बताइए और कोई। अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो फिर आप समाप्त भी कर सकते हो। जी बाबा जी, कल का जो विषय रहेगा वो हम लोग 2100 से लेकर 2106 तक रखेंगे। ठीक है। जी। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जी बताइए। हाँ बताइए। देखिए ब्रजेश जी, जानकारी करिएगा, दल और पार्टी गठन का कोई नियम नहीं है संविधान में। जहां हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की बात कह रहे हैं वो अंग्रेजों के समय से है। उन्होंने ये जो है नियम बनाया था कि आप कोई भी कार्य करेंगे, एनजीओ टाइप का या कुछ बनाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, और वो उसका एक प्रावधान होगा आप क्या करना चाहते हैं। उसके आधार पर एक सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन अनुमति आपको मिल जाएगी। उसी का आधार जो है दल जो बनाते हैं या पार्टी जो जिस तरह से राजनीतिक जो दिखाई देती है उसका कोई विधान नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैं वीडियो भेज दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये बात रखी है और कही है। देखिए, ठीक है, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें दल बदल विधेयक लाया गया। तो दल बदल विधेयक लाने का हम कारण देखते हैं। अगर कोई चीज विधि में उल्लेख ना हो लेकिन विधि के विरुद्ध हो तो उसे एक तरह से असंवैधानिक मान करके रोका जा सकता है। मूल बात यह है कि यदि संविधान में नहीं है तो संविधान रोक क्यों नहीं भविष्य रहा है? में कि ये मैं लोकतंत्र की मूल भावना के भी विरुद्ध है। एक जी बात ध्यान दीजिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुना जाता है, दल प्रतिनिधि नहीं। और अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जनप्रतिनिधि को न चुनकर दल प्रतिनिधि का चुनाव कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी विरुद्ध है। नहीं तो ब्रजेश जी एक बात बताइए जी कि 324 में दलों को मान्यता दी गई है कि नहीं? बाबा जी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मान्यता देता है, वो दलों का गठन कर सकता है, दलों को मान्यता दे सकता है, डायरेक्ट नहीं दी इलेक्शन गई है। कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दलों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये अधिनियम 1951 का 29A के अंतर्गत दिया है। 51 से क्या मतलब है आपको? बाबू जी, अधिनियम जो है वो नहीं 1951 का नहीं है। नहीं, जी 51 से तो कोई मतलब नहीं है। आप 50 वाले संविधान में जी ये है क्या? दलों को मान्यता, दल माने इलेक्शन कमीशन दलों को मान्यता दे सकता है। ये जी 50 वाले में है कि 51 वाले में है? बाबू जी, 51 में। 51 में, तो 51 में तो संशोधन किया होगा इन लोगों ने। जी जी तो दूसरी इसका बात एक और मतलब, बोलना चाह रहा हूँ बाबा मैं। आपको इसका मतलब देख- सुनील जी सही है इसमें। बाबा एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। देखिए ब्रजेश जी जो बोल रहे हैं दल दल जो बनाया गया था कि दल, वो दल का नहीं था, जनप्रतिनिधि का था। यानी यदि मैं समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से जीत करके आ रहा हूं तो बीच में पार्टी को छोड़ के किसी भी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके चिन्ह पर मैं जीता हूं। हाँ, आप उसको वहां से वो करिए, रिजाइन दीजिए और उस पार्टी की सदस्यता लीजिए, और उस पार्टी की सदस्यता लेकर उस पार्टी के चुनाव पर आप वो करिए। वो रोक लगाई थी सुप्रीम ये कोर्ट ने तो सब और बाद में हुआ, सब ये सारी बातें बाद में हुई हैं। शुरू का जो संविधान था 1950 वाला, वो उस संविधान में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो जी जी नहीं बाबा है। जी। जानकारी के अनुसार 1950 वाले संविधान में दलों को मान्यता नहीं थी, लेकिन फिर से देखना पड़ेगा। जी और कोई बात किसी को?
नहीं तो आप समाप्त कर सकते हैं, प्लीज। ज्ञानेंद्र जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।